नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात सही राम को मिले सही ठिकाने की। कोटा एसीबी कोर्ट ने आज घूसखोर सही राम और तलाल कमलेश को जेल भेज दिया। दोनों का नया ठिकाना अब बैरक नंबर 27 होगा। बता दें, दोनों को एसीबी ने 1 लाख की रिश्वत देते ट्रैप किया था। पूछताछ में करोड़ों की काली कमाई भी उजागर हुई थी। और जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। एसीबी की ट्रैपिंग की कार्रवाई के बाद 2 दिन के रिमांड के बाद अब सही राम मीणा को जो है जेल भेज दिया गया है। आज कोर्ट ने आदेश के बाद जो है जेल के आदेश दिए हैं और अब एसीबी ने जो जांच पड़ताल की थी, जो तमाम सबूत जुटाए थे, वो सब अब जो है पूरी तरह से अब पूरी कानूनी शिकंजा जो है वो सही राम मीणा पर कस गया है। जो कोटा की ये जेल है, यहाँ पर कुछ देर पहले ही सही राम मीणा जो है वो अब अंदर दाखिल हुए हैं। 14 दिन बाद अब दोबारा इनको पेश किया जाएगा। एसीबी ने जिस तरह से 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था और उसके बाद लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे थे, उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि कितनी बड़ी काली कमाई सही राम मीणा ने की है। और अब वो सलाखों के पीछे। अब देखने वाली बात होगी एसीबी कितने मजबूत सबूत जो है कोर्ट में पेश करती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बड़े बड़े जो काली कमाई के जो सबूत उजागर हुए हैं, जो संपत्ति उजागर हुई है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है शुरुआती तौर पर कि सही राम मीणा ने किस तरह से अपनी कुर्सी पर बैठकर काली कमाई की थी। और अब जेल की सलाखों के पीछे सही राम मीणा जो है वो पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और अब दिखाते हैं सही राम की गलत कहानी। ये राम, ये कैसा सही राम? हे राम, सही राम का काला काम। खालिस नाम ही सही राम है नारकोटिक्स विभाग के इस अतिरिक्त आयुक्त का। बल्कि जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जितनी भी जांच अब तक हुई है, उसके हिसाब से सब कुछ गलत ही गलत है इस सहीराम के अकाउंट में। आईआरएस सहीराम के कितने अकाउंट से अब तक क्या क्या निकला है, सब कुछ बताएंगे। पहले उस आईपीआर को देख लीजिए जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी है। सही राम मीणा के नाम कुछ भी नहीं, जो है वो पत्नी और परिवार के नाम। आईपीआर में बताया कम, छिपाया ज्यादा। ये वो आईपीआर रिपोर्ट है 2018 की, जो सही राम मीणा ने विभाग को सौंपुर्द की और उसमें कहा गया कि उनके नाम से किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जो गंगापुर के अंदर उनके पास एक पैतृक संपत्ति है वो उनके पिता के नाम पर है। तो वहीं दूसरी जगह राजस्थान जयपुर के अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास 2 प्लॉट हैं जो कि तकरीबन 80,000 रुपए के हैं और वो उनकी पत्नी और भाई के नाम से हैं। आईपीआर के जरिए विभाग की आंखों में धूल झोंकने वाले आईआरएस सही राम ने अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। अब तक के अनुमान के मुताबिक 300 करोड़ से भी ज्यादा। वो संपत्ति कहां है, कैसी है, वो भी दिखाएंगे। पहले सही राम का ये बायोडाटा देख लीजिए, जिसके जरिए वो सियासी खेल में उतरना चाहता था। विधायक और सांसद बनने का ख्वाब देखता था। सूत्रों की माने तो टिकट के लिए उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष तक को चिट्ठी लिखी थी। और तो और सियासी जमीन तैयार करने के लिए उसने भारत में कर सुधारों की आवश्यकता समेत कई किताबें भी लिख रखी हैं। इस बायोडाटा के मुताबिक आईआरएस सही राम ज्ञानी पंडित हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग उसने सही काम में कम और गलत काम में ज्यादा किया। रिश्वत की रकम से उसने 300 करोड़ का जो काला साम्राज्य खड़ा किया, उसकी चंद झलकियां देख लीजिए। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रेम पैराडाइज है, जहां पर कि शादी के लिए या फिर दूसरी पार्टियों के लिए ये मैरिज गार्डन किराए पर दिया जाता है। और यदि मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूँ कि आखिर ये कितना बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये शुरू होता है और ये यहाँ से पूरा आगे तक आता हुआ इस कोने तक बना हुआ है। ये दुकान तकरीबन 185 स्क्वायर फुट की बताई जा रही है, जिसके अंदर प्राइम लोकेशन पर ये मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री करते ही गणपति प्लाजा पर ये दुकान मौजूद है। पिछले 17-18 सालों से ये दुकान खरीद करके यहाँ पर पटकी हुई है। इसका अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना इसका किराया मिल सकता था, लेकिन इसे कभी किराए पर नहीं दिया गया। ये जो ज़मीन है बहुत बेशकीमती ज़मीन बताई जा रही है और चूँकि इनमें जो तीनों सही राम मीणा, उनके बेटे मनीष और प्रेमलता, उन्होंने ही इसके पट्टे लिए हैं।
अब इसकी जांच एसीबी तो कर ही रही है, साथ साथ आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। इसके अलावा दूसरी जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं कि आखिर सहीराम मीणा ने जो 88 भूखंड ये जो जमीन खरीदी है, बेशकीमती जमीन, इसका पैसा कहां से आया। इतना भर नहीं है सहीराम के काले साम्राज्य में। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक सहीराम के परिवार के नाम पर 300 करोड़ की संपत्ति है। 106 प्लॉट्स, 25 दुकानें, मैरिज गार्डन और कई पेट्रोल पंप भी हैं। सहीराम के काले चिट्ठे का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब वो 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया। जांच हुई तो संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा की निकल आई। उसमें काफी ज्यादा संपत्तियों की कागजात मिले हैं और 15 बैंक अकाउंट भी मिले हैं। सभी बैंक से ये पूछा जाएगा कि इनके और कितने अकाउंट हैं और कितने लॉकर हैं, और जो बैंक अकाउंट और लॉकर उपलब्ध हो गए हैं उन पे हमारी टीमें लगी हुई हैं, कार्रवाई चल रही है। चर्चा है कि सहीराम रोजाना करीब 10 लाख का जुगाड़ किया करता था और जयपुर के सिद्धार्थ नगर में उसका जो बंगला है उसमें सामने की दीवार पर नोटों की गड्डियों के फोटो के साथ लिखा है आई एम फर्स्ट बिलियनियर, यानी पहला अरबपति। अंदाजा लगा लीजिए सहीराम ने ये क्यों लिखा होगा और इसके लिए क्या क्या किया होगा सहीराम ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बाड़मेर में सैकड़ों लोगों ने कैयन इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 25 जनवरी से ये लोग कंपनी के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें वाहन चालक और वाहन के मालिक शामिल हैं। आरोप है कंपनी ने जो भी वादे 4-5 सालों में किए थे वो पूरे नहीं हुए और अब कंपनी ने वाहन का ठेका दिल्ली के एक ठेकेदार को दे दिया, जिसकी वजह से उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने पहले उनसे जमीन खरीदी, जिससे मुआवजे में मिली रकम से उन्होंने वाहन खरीदकर कंपनी में लगाए और कई वादे भी किए, लेकिन अब वाहन की ठेकेदारी दिल्ली के ठेकेदार को देने के बाद कंपनी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया और दिल्ली से नए कॉन्ट्रैक्ट आ गए। तो दिल्ली से जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया है उसका वो तो बोल रहा है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, तो पुराना बकाया पेमेंट हमारा कौन दे? 7-7, 8-8 लाख रुपए सभी गाड़ियों का बाकी पड़ा है, तो वो हमारा पैसा कौन दे सर? इस वजह से हमने बोला ऐसे तो हम पूरा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी हमने सोचा भाई ऐसे करेंगे तो पीछे का पेमेंट बकाया रहेगा और नया आ जाएगा और नया आता रहेगा, ऐसे तो हम कितने दिन बर्बाद होंगे सर। तो 3 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, उस टाइम हमको आश्वासन दिया था, बोला आपका 2880 रुपये बढ़ा दिया है और 3 महीने पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है, इसलिए आप वापस गाड़ियाँ यथास्थान से आप अपने मूवमेंट कर सकते हो। अब हमने क्या है कि इसी पर्पज़ के जरिए हमने नई गाड़ियाँ क्रिस्टा 25 लाख करके ले ली। लेने के बाद में जब हमने पता चला तो ये गाड़ियाँ जो टेंडर हैं ये तो बाहर की पार्टी है, तो वो अपनी खुद की गाड़ियाँ ला रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ लगाने के लिए वो मुकर रहे हैं, ना तो हमारे सामने आ रहे हैं और ना कोई बातचीत कर रहे हैं। धरना चल रहा है, धरने से बात नहीं बनी तो आगे क्या रणनीति? अगर हमारे ये धरने से बात नहीं बनी तो हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दे रखा है, हम हमारे शांतिपूर्वक से और उसी टेंट के अंदर भूख हड़ताल करेंगे। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है, जल्द 830 पदों पर कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती होगी। आरपीएससी को विभाग ने अभ्यर्थना भेजी है। आरपीएससी जल्द ही इस संबंध में भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस संबंध में जानकारी दी। वो अजमेर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने का काम जल्द शुरू होगा। सीधे लिए चलते हैं जयपुर। इस वक्त पीसीसी में डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट पीसीसी पहुंचे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रदेश के बड़े कारोबारी समूह के ठिकानों पर आज से छापे की कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने शुभलक्ष्मी कॉटन मिल्स समूह के 23 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर टीमों ने ग्रुप के जयपुर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर के साथ साथ कोलकाता में भी 3 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। शुभलक्ष्मी ग्रुप का कारोबार कॉटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीट, मछली, फल, सब्जी का बड़ा कारोबार फैला है। आयकर विभाग ने कंपनी के संचालक बीरेंद्र कुमार तपड़िया, धर्मेंद्र कुमार माहेश्वरी और मांगी देवी तपड़िया के घर, दफ्तर और कारोबारी ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है।
जोधपुर में आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राज्य स्तरीय नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इसका आयोजन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ। चिकित्सा मंत्री ने नशा मुक्ति अभियान की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इनको भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय दवा का वितरण कर रहे हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर सर्वोदय दिवस के ऊपर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ हो रहा है। एक नशा मुक्ति अभियान और दूसरा एनीमिया मुक्त राजस्थान, क्योंकि मैं देश की बात नहीं करना चाहता, राजस्थान की बात करेंगे कि हमारा स्लोगन डिपार्टमेंट का जो है वो है रोग मुक्त राजस्थान। अब रोग मुक्त राजस्थान स्लोगन देने से रोग मुक्त नहीं होगा। कुछ प्रयास कई बार हम सोचते हैं कि सरकार करेगी, सरकार सब कुछ कर रही है, अभियान भी चला रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम भी है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो नशा कर रहा है वो नशे से मुक्त होना चाहता कि नहीं होना चाहता, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों ने उसको नशे की गिरफ्त में जाने का रास्ता दिखाया। प्रदेश सरकार की ओर से आज से नशा मुक्ति एवं एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसको लेकर अजमेर में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राजकीय सावित्री कन्या विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने स्कूली छात्राओं समेत वहां मौजूद सभी को नशा नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई। इसमें बच्चों को शपथ दिलाया गया कि वह जीवन में कभी भी नशा, तंबाकू और इन सब चीज़ों का कभी सेवन नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ अनीमिया का जो रोग है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कैसे किया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों अभियान का पूरे अजमेर ज़िले में बहुत अच्छे से संचालन किया जाएगा, और लोगों में जो नशे की जो आदत हो चुके हैं उनको कैसे नशे से छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सफल होंगे। और इसके साथ साथ अनीमिया के लिए भी लोगों में जागरूकता आएगी और गर्भवती महिलाओं को भी इससे छुटकारा मिलेगा। वसुंधरा सरकार के वक्त बीजेपी के कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन अब जांच के घेरे में। गहलोत सरकार ने इन आवंटनों के साथ ही कई और जमीन आवंटन की जांच शुरू कर दी है, और तब तक के लिए इन सभी आवंटन पर रोक रहेगी। बीजेपी कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन पर रोक। 25 जिलों में बीजेपी दफ्तर के लिए हुए थे आवंटन, जांच पूरी होने तक जमीन आवंटन पर रोक। 200 अन्य जमीन आवंटन की भी जांच। निश्चित तौर पर जांच होगी, क्योंकि कई बार कई जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं कि कॉमर्शियल लैंड इन्होंने अलॉट कर दी, और दूसरी बात ये कि ऐसी जगह जब अलॉट कर दी जहाँ पर कि दफ्तर हो ही नहीं सकता, जहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलनी नहीं चाहिए, ये चाहे स्कूल हो चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कोई दफ्तर हो, ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में कभी नहीं चलने चाहिए। वसुंधरा सरकार के वक्त राजस्थान के सभी 25 शहरों में बीजेपी दफ्तर के लिए जमीन आवंटन को लेकर हंगामा तब भी मचा था, और सरकार बदलने के बाद भी इस पर सख्ती के संकेत मिले हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने अलॉट कर दी, अलॉट करने के बाद में उसकी रजिस्ट्री हो गई, कब्जा दे दिया, ये दे दिया। तो स्थिति, आज की वर्तमान स्थिति क्या है ये मालूम करने के लिए हमने बुलाया है। तब तक उस पर रोक लगाई है कि कोई आगे की कार्रवाई न करें। बीजेपी राज के आखिरी 6 माह के फैसलों की समीक्षा के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। धारीवाल के मुताबिक जांच के बाद गलत आवंटनों को निरस्त किया जाएगा। बीजेपी वालों को तो ये चाहिए ये था कि पॉलिटिकल पार्टी के वो अगर वो देना चाहते हैं, उन्हीं की पार्टी को देना चाहते हैं, तो कम से कम दूसरी पार्टी से भी जो है ऑफर लेना चाहिए था, उनको भी ऑफर देना चाहिए था, ऑफर दे करके उनसे भी पूछना चाहिए था, कभी बताइए आप भी एंटाइटल हो, कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी। लेकिन इनके पास लूट का पैसा आया हुआ था, तो धड़ाधड़ पूरे जिलों में और ब्लॉकों में जो है ज़मीनें बांट दी। तो सबकी समीक्षा होगी। बीजेपी दफ्तरों के लिए जमीन आवंटनों पर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने निशाना साधा था और सरकार में आने पर जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी इन आवंटित जमीनों की जांच को
राजनीति से प्रेरित बता रही है। जांच करवाएं, इसमें क्या बात है। सारी राष्ट्रीय पार्टियों को पहले भी दिया और जिनको नहीं मिला उनको दोबारा देने के लिए। अगर कांग्रेस के पास भी जगह जगह जो पार्टी कार्यालय बने हुए हैं तो उसी नीति के तहत बने, उसमें क्या गलत किया है। आपको बता दें कि पिछली सरकार में लगभग सभी जिलों में बीजेपी के दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें कोटा और भीलवाड़ा शहर में तो करीब 3000 वर्ग मीटर की जमीन आवंटित हुई थी। बहरहाल सत्ता बदलने के बाद अब इन सभी आवंटनों को जांच की आंच से गुजरना होगा और खरा उतरने के बाद ही पार्टी इस पर अपना हक जता पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। भीतर घात करने वालों के खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में है, मगर संभल कर। लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है। जयपुर शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय जैन की छुट्टी कर दी गई, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। डर का विशेष भारतीय जनता पार्टी में डर शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं है। मैंने क्या कहा, 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट क्या कहेगी, सब कुछ उसके ऊपर है। सूबे में सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए पार्टी के अंदर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहली काजगिरी है जयपुर शहर के पार्टी अध्यक्ष संजय जैन पर। मेयर उपचुनाव में हुई हार का ठीकरा जैन पर फोड़ा गया। पार्टी के भीतर चर्चा है कि उन्होंने लापरवाही बरती, जिसके कारण पार्टी की हार तय हुई। संजय जैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के करीबी माने जाते थे। हालांकि कुछ समय से उनकी कार्यशैली से प्रदेश नेतृत्व नाराज बताया जा रहा था। पार्टी नेता कई और नेताओं पर कार्यवाही का मन बना रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण कदम संभल कर उठाए जा रहे हैं। बचेगा तो कोई नहीं, लेकिन जैसा राजनीति में कई बार मजबूरियां और समझौते अवसरों के हिसाब से तय होते हैं, इसलिए जैसे जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ उसको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है और हम बाकी अपने स्तर पर भी पूछताछ कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने बिल्कुल पार्टी की मर्यादाओं से बाहर जाके काम किया है उसकी रिपोर्ट हम प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे और जैसा फैसला पार्टी का आलाकमान तय करेगा उसके अनुरूप वो फैसला हो जाएगा। एक तरफ जहां संजय जैन पर कार्रवाई हुई, वहीं मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। मोहनलाल गुप्ता जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र के पार्षदों पर भी मेयर उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप है। गुप्ता अब दावा कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर साथ ही वो दूसरे गुनहगारों को बचाने का रास्ता बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो अनुशासनहीन हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने पार्टी का साथ दिया है उन लोगों को हम साथ में लेकर के और आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। इस मुहिम में केवल एकमात्र ये घटना हुई है, उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं, उन सब हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हम पार्टी को एक नई जान, नई शक्ति फूंकेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल बीजेपी ने जयपुर से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन देखना होगा कि पूरे प्रदेश के लिए पार्टी की क्या रणनीति होती है। मेयर चुनाव में हुई किरकिरी ने बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहती है और इससे होने वाले नुकसान से भी बचना चाहती है। इसलिए दूध से जली बीजेपी छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर आज राजघाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम अशोक गहलोत ने बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और सचिवालय में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसीसी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम गहलोत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आज शहीद दिवस है। महात्मा गांधी का संदेश आज दुनिया और देश के अंदर
जिस रूप में लिया जाता है वो हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें, उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। जिस व्यक्ति ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का संदेश देकर के इस मुल्क को आज़ाद करवा दिया, उनको आज हम ये सब याद करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी तरह उनके रास्ते पे चले, जिससे कि पूरे देश में, दुनिया में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। अहिंसा परमो धर्म की जो बात की जाती है, उसी रूप में अहिंसा को स्वीकार करे हर व्यक्ति, हर इंसान, तब जाकर के जो ये हिंसा का माहौल बनता है, कई मुल्कों में बनता है कि फिलहाल इतना ही। नमस्कार।